हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। मैं आपका खैर मकदम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला। उमर साहब आपका खैर मकदम। शुक्रिया। DDC के नताइज आए, आप मुतमईन हैं या और बेहतर हो सकते थे नताइज? अब हर इलेक्शन में और बेहतर हो सकते थे। हमने कुछ ऐसी जगहों पे सीटें गंवाई जहां हम जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आम तौर पे अगर देखा जाए जिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा और जिन जिन साजिशों का हमने मुकाबला किया, जिस तरह हमारे कैंडिडेट्स को तंग किया गया, पूरी हुकूमत की मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। बीजेपी ने जगह जगह से मरकज़ के वज़ीर और वज़ीर आला और इन ऐसे लोगों को यहाँ ला के कैंपेन कराया, पैसा पानी की तरह बहाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन नतीजों से हम अगर अपने आप को मुतमईन ना कहें तो शायद ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बहुत अहम थे इंतखाबात। कई लोग ये कह रहे थे कि ये रीजनल पॉलिटिक्स का सर्वाइवल का सवाल है। क्या आप समझते हैं ऐसा था? ऐसा है? था, इसलिए था कि पिछले साल अगस्त के बाद बीजेपी और मरकज़ की हुकूमत ने कोई मौका नहीं गंवाया, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया को ये बताने के लिए जनाब अब ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ के लोग एक नई हुकूमत, नए लोग चाहते हैं, नई सियासत चाहते हैं। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP वाले ये मर मिट गए, ये दोबारा सियासी तौर उठेंगे नहीं। एक नई जमात को वजूद में लाया गया, PDP को तोड़ के उसकी शुरुआत हुई। अगर हम ये इलेक्शन हारते, शायद हमारे लिए यहाँ से दोबारा उठना अगर नामुमकिन नहीं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता। आपने जिक्र किया एक नई पार्टी का, जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। एक अक्सर ये बात होती है जब भी कोई नई पार्टी आती है, यहाँ पे जब PDP आई तब भी ये कहा गया कि ये BJP की B टीम है, दिल्ली से बनी है। आपके बारे में भी आप ये कह रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक नई पार्टी उभर के आई, बनाई गई। मैंने ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। वो खुद जानते हैं ना कहाँ से बनी, क्यों बनी, किस प्रेशर में आके बनाई गई, लेकिन बनी। और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमत की मशीनरी का उनको भरपूर फ़ायदा हुआ। जहाँ हमारे लोग होटलों में बंद रखे गए थे, जहाँ हमारे लोगों को कैंपेन की इजाज़त नहीं, वहाँ उनके लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, तमाम इक़दामात। जी अभी भी इलेक्शन के बाद का हाल देखिए, पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है इंडिपेंडेंट जो लोग जीत के आए हैं उनके घर तक उनको पहुंचाने के लिए। पुलिस की गाड़ियों में उनको बंद करके यहां श्रीनगर सिक्योरिटी के बहाने से, ये सिक्योरिटी का बहाना इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को यहां लागू करने में। आपने काउंसिल्स बनाने की बात आई कि कांग्रेस का साथ लेंगे आप? अब हम तमाम उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने बीजेपी का मुकाबला किया, और क्यों ना करें, क्यों ना करें। कांग्रेस भी 5 अगस्त 2019 के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जो इस रियासत के साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन खुल के कभी नहीं बोल पाए। अब कांग्रेस की मजबूरी है कि वो एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस की ये बहुत बड़ी कमजोरी भी है।
कभी कभी, अब मैं क्या कहूँ, कांग्रेस वाले हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, वो अपने आप में क्लियर नहीं रहते जी। वो कोशिश करते हैं कि रियासत में एक लाइन और बाकी मुल्क में दूसरा लाइन, लेकिन ये कभी चलता नहीं है। लेकिन तब भी इलेक्शन जीता है उन्होंने कई जगहों पे, और एक सेक्युलर पार्टी है, एक मतलब हमारी सोच काफ़ी जगहों पे उनसे मिलती जुलती है, और कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलके काउंसिल्स बने। इसके बाद असेंबली इंतखाबात कितने तैयार? असेंबली इलेक्शंस की मैं तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि होंगे नहीं। ऐसा क्यों? नहीं होंगे। जब जो बीजेपी की हालत हुई इस इलेक्शन में, जो मतलब उनका वोट शेयर, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, पिछले 4 इलेक्शनों के मुकाबले में इस इलेक्शन में उनका वोट शेयर कम हो चुका है। बीजेपी ने ऐसे ऐसे इलेक्शन, ऐसी जगहों पे इलेक्शन हारे हैं जहां पे वो पूरी तरह से जीत की तैयारी कर रहे थे। इन हालात में मुझे नहीं लगता है अगले कुछ सालों तक बीजेपी वाले यहां इलेक्शन कराना चाहेंगे, और वो वैसे भी नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं यहां पे जीत उन लोगों की होगी जो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, और वो लोग फिर असेंबली का इस्तेमाल करेंगे इस फैसले को रिवर्स करने के लिए। ये लोग चाहेंगे नहीं कि इलेक्शन हो। उमर साहब, ये एक बड़ी बात है। 370 या 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले हुए, आपने कहा कि ये जो इंतखाबात के नताइज आए, ये एक तरह का रेफरेंडम है उनके खिलाफ, उन फैसलों के खिलाफ। तो हमने इन इलेक्शन को रेफरेंडम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया था, बीजेपी ने किया। बीजेपी ने इस इलेक्शन का इस्तेमाल किया, वो चाहते थे ये साबित करना कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ हैं। हमने तो सिर्फ इस इलेक्शन का इस्तेमाल किया, हमने चाहा था कि इस इलेक्शन के जरिए हम पता लगाएं कि वाकई क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, क्या लोग हमारे साथ हैं या नहीं। इसलिए हमने कैंपेन किया नहीं। हमने नहीं चाहा कि ये इलेक्शन जो है, ये कैंपेन जो है, एक इमोशनल कैंपेन बने, कि वहां पे बात हो किस तरह हमें बंद किया गया, किस तरह पीएसए लगा, किस तरह यहां और चीजें हुई। हमने कहा कि ना, अब सिर्फ और सिर्फ एक इशू होगा, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 5 अगस्त 2019 सही या गलत। और नतीजा हमारे सामने है। अब हमें लगता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और हम जैसे कहते आए हैं और कहते रहेंगे, हम जमहूरियत में भरोसा करते हैं, कानून में भरोसा करते हैं, आईन पे भरोसा करते हैं। उमर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो असेंबली आएगी, बीजेपी नहीं चाहेगी यहाँ पे इंतखाबात हों, क्योंकि वो जानते हैं कि जो असेंबली आएगी वो 370 या जो 35A को लेकर जो फैसले हुए उनको रिवर्स करने की कोशिश करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? कई लोग ये कहते हैं कि 370 या 35A जो भी है उसको बहाल करने की जो ताकत है या जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट को है या सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन पार्लियामेंट ने फैसला अगर किया तो किस बुनियाद पे किया? गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। गवर्नर ने अपने पास कौन से पावर लिए? असेंबली के। गवर्नर साहब ने क्या लाइन लिया कि बिकॉज द असेंबली इज नॉट सिटिंग, the governor takes the powers of the assembly. When the assembly sits, assembly will have its own powers. अब अगर majority view assembly की ये है कि ये फैसला गलत है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में जब हमारे पास अब जम्मू कश्मीर में आईन भी नहीं रहा अपना, और एक ये राय भी है कि जब जो पंचायत बने, जो डीडीसी काउंसिल बनी, इसके बाद असर असेंबली का कम होगा क्योंकि एक वॉइस नहीं रहेगी। ना, फिलहाल असेंबली है ही नहीं। जब असेंबली होगी, उस असेंबली की वॉइस होगी या नहीं, वो तब देखी जाएगी ना। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, हर जिले की अपनी एक हुकूमत होगी बुनियादी सतह पे। असेंबली जो बनेगी, एमएलए का रोल कितना रहेगा वो बहुत देखो, वैसे भी अगर देखा जाए, एमएलए का रोल डेवलपमेंट में रहता ही कम होना चाहिए। असेंबली का काम है रियासत के लिए कानून बनाना। निचले सतह पे डेवलपमेंट का काम जो है वो एमएलए का नहीं होना चाहिए। वो तो वैसे भी पंच, सरपंच और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और कुछ हद तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रहनी चाहिए। 370 की जब बात करते हैं उमर साहब,
370 जब हुकूमतें यहाँ पे रही, कई लोगों ने ये कहा जब इसे हटाया गया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा तबका था जो ये कह रहे थे कि 370 में कुछ रहा नहीं था, इसे पहले ही खोखला कर दिया गया था। और बीजेपी के लीडरों ने खुल के ये कहा कि जब ये हुकूमत थे, कांग्रेस थी सेंटर में, तब इसे मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अब इसको जब हटाया गया तो वावेला क्यों? अब ये बात नहीं है सही, हम भी मानते हैं कि इसको 1953 के बाद आहिस्ता आहिस्ता खोखला किया गया जी। इसीलिए तो हमारी डिमांड थी रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, अंदरूनी खुद मुख्तारी को दोबारा बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ था और हमने 2/3 मेजॉरिटी से असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया कि रेस्टोरेशन ऑफ प्री-53 पोजीशन। तो हम इसके खोखलेपन को भी कबूल नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने कहा ठीक है खोखला है लेकिन हम इसको ऐसे ही चला लेंगे। हम तो चाहते थे कि इसको दोबारा जो है इसको रिस्टोर किया जाए। ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनआईए की कार्रवाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये वेंडेटा है, सियासी इंतकामगिरी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक केस था, उसके तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ना केस, कौन कहता है केस नहीं था? लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो केस चलते हैं उन लोगों के खिलाफ जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, ये मुल्क भर की बात है। शरद पवार से लेके बाकी लीडरों तक जब कभी बीजेपी की आप मुखालफत करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजेंसी से आपके ऊपर छापा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं केस में नहीं जाऊंगा, ना मैं जो इल्ज़ाम लगे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ उसमें जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अदालत में ये मान के चला जाता है कि जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं किया जाता, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा है उसको बेगुनाह माना जाता है। इट इज as simple as that. You are innocent until proven guilty. इंतकामगिरी की बात होती है। डॉक्टर साहब ने भी कल कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। आखिर चाहती क्या है आपसे बीजेपी? अगर ये इंतकामगिरी है, वो चाहते क्या है आपसे? शायद चाहते थे कि डिटेंशन के बाद हम सियासत छोड़ के घर बैठें। शायद यही चाहते थे कि हम अपनी तंजीम को बंद करके दूसरी तंजीम में उसको ज्वाइन कर देते। शायद चाहते कि हम बीजेपी ज्वाइन करते। मुझे नहीं पता ना, ये तो आपको बीजेपी से पूछना होगा। नहीं, कोई आपसे बात नहीं हुई? कभी आपसे कहा नहीं गया कि हमारा तो कोई उनके साथ चैनल है नहीं, हमारा तो उनसे कोई चैनल नहीं है। अप्रोच किसी तरीके से कभी? और अप्रोच करें क्यों ना, हमने किया क्या है? नहीं, ये कि आप ऐसा करें, आप इस मुद्दे पे बात नहीं ना, हम क्यों मांगे ना? ये आप कानून के जरिए से मतलब हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, हम लीगली उसका मुकाबला करेंगे। नहीं, मैं बात कर रहा था कि इंतकामगिरी इसलिए की जाती है कि आपको कोई बात मनवाए। तो वो बात क्या थी कि वो आपसे मनवाना चाहते थे? क्या वो चाहते? वो तो आपको बीजेपी से पूछना होगा ना। मैं तो सिर्फ मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं। बीजेपी की सरकार की तरफ से या बीजेपी पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी पे यहां तक इल्जाम लगा, हालांकि 1996 के जब हालात ऐसे बने कि यहां पे बिल्कुल लॉलेसनेस थी, कुछ भी नहीं था, तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को लाया गया और यहां पे इलेक्शन करवाए गए। कई कारकुन आपके शहीद हुए, मिलिटेंसी में शहीद हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन आज आपकी पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो बंदूक थामे नौजवानों के हाथों में, वो आपने थामे। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जब पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन रिग किए, मफ के खिलाफ जो इलेक्शन हुए उनको रिग करने की वजह बनी और फिर मिलिटेंसी फैली। आप क्या कहेंगे? क्या कहूं? अगर उनको वो कब्रिस्तान नजर नहीं आते जिसमें मेरे साथी आज लेटे हुए हैं, तो मैं उनको क्या दिखाऊं? मैं उनको किस घर के तरफ उनकी नजर डालूं जहां पे बेटा आज भी
अपने बाप का इंतजार कर रहा है, जहां बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, और वो इस दुनिया में नहीं रहे सिर्फ इस वजह कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अलाइदगी पसंद लोगों की यहां पे बात नहीं की। हमने बंदूक नहीं उठाया, हमने मुल्क के खिलाफ नारे नहीं दिए, और उस चीज का नतीजा यह है कि हजारों में मिनिस्टर से लेके एमएलए, एमएलसी, एक्स मिनिस्टर्स और अदना वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो मारे गए। अगर उनको ये सब नजर नहीं आता तो ठीक है ना, अब मैं उनको कुछ नहीं दिखा सकता हूं। क्या ये इल्जाम हमारे खिलाफ नहीं उठता है कि मिलिटेंसी की शुरुआत हुई तो 87 के इलेक्शन के वजह से? ये इल्जाम उठता है। इसका हमने बार बार जवाब भी दिया है, लेकिन लोगों ने तस्लीम किया है कि मिलिटेंसी की वजह जो है वो 87 का इलेक्शन है। ठीक है ना, अब जो ये मानता है माने, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मिलिटेंसी का सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे किसी को शिकार बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को। जी, जब खुसूसी पोजीशन की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, बीजेपी की एक राय है टॉप से लेकर बॉटम तक, जो वो उनका ये मानना है कि इस खुसूसी पोजीशन के रहते एक सेपरेटिज्म का जो उन्सुर है उसको बढ़ावा मिलता था। क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ था? अगर ये दुरुस्त है तो 5 अगस्त के बाद तो ये सेपरेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए था। आज भी 1.5 साल के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराते हो तो कश्मीर में 35% लोग वोट डालते हैं। इसका मुकाबला करिए 2019 के पंचायत इलेक्शनों के साथ। आपने उस वक्त कवर किया था उन इलेक्शनों को। 80-90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लिया और वोट डाले। चलिए छोड़िए, पंचायत इलेक्शनों में ज्यादातर लोग हिस्सा लेते हैं। असेंबली इलेक्शन के साथ इसका मुकाबला करिए। 2014 के असेंबली इलेक्शनों में 2020 के डीडीसी इलेक्शन के अगर हम मुकाबला करें तो टर्नआउट ज्यादा बेहतर था। अगर सेपरेटिज्म की वजह है 370, तो 370 को खत्म करने के बाद बढ़ चढ़ 35% क्या 70% लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, और ज्यादातर वोट बीजेपी को पड़ने चाहिए थे। क्यों नहीं पड़े? धोखा यहाँ के मेन स्ट्रीम सियासतदानों के साथ भी हुआ, और बड़ा धोखा। इससे कितनी सोच में तब्दीली आई? आपको जेल डाला गया। मुझे उससे कोई गिला नहीं है। अगर बात यहीं तक रुक जाती कि हमें जेल में डाला गया लेकिन रियासत के साथ कुछ नहीं हुआ, मैं कोई गिला नहीं करता। 8 महीने के, अगर साल 2 साल आपने मुझे बंद किया होता लेकिन 370 और रियासत की खसूसी पोजीशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता, अगर आपने रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील नहीं किया होता, मैं उफ तक नहीं करता। पर्सनली भी तो आपको एक बिट्रेल का एहसास हुआ होगा। आपकी सोच में कुछ तो तब्दीली आई होगी। सोच में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर मैं क्यों कहता आपसे कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है? लड़ना नहीं है ना। अब आपके दिल में ये दुख जरूर होगा कि हमने कई बार अपने लोगों के खिलाफ भी, और ये वजह बनी कि जब आप जेल गए या यहाँ के मेन स्ट्रीम पार्टीज के सभी लीडर जेल गए, किसी ने उफ तक नहीं किया, और कुछ लोगों ने तो खुशियां भी। हमने किसी पे एहसान नहीं रखा। हमने जो लाइन लिया 96 से पहले या 96 के बाद, हमने ये लेके नहीं लिया कि हम दिल्ली पे एहसान बनाए रखें कि इसका हमें कोई फल मिलेगा। हमने किया क्योंकि हम मान के चलते थे कि ये रास्ता सही है, कि जो हमने जम्मू कश्मीर के लिए हासिल करना है वो इस मुल्क के तहत, इस मुल्क के आइन के तहत हासिल करना है। इस मुल्क के आइन के बाहर हमें कुछ नहीं मिलेगा। बड़े मुल्कों ने जंग लड़े, 1 इंच जमीन इधर उधर नहीं गई। आप मान के चलिए ना, हम हवा के रुख के खिलाफ खड़े रहे, हम हवा के साथ बदले नहीं, क्योंकि हम आज भी मानते हैं अब जो हमें हासिल करना होगा बातचीत के जरिए हासिल करना होगा। इस रियासत के लिए हमें कोई एक बेहतर मुस्तकबिल हासिल करना होगा। जिस तरह इस वक्त मुल्क की सियासत है, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? पूरे मुल्क के जो सियासी हालात हैं, किस नजरिए से?
जो जिस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत करती है, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बदलेगा ना। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मुझे डर है कि 3.5 साल के बाद दोबारा 5 साल ना बने ये लोग। मैंने आपको याद होगा मोदी साहब की पहली हुकूमत में मैंने कहा कि अगर हम कुछ मतलब बदलते नहीं हैं, 5 साल क्या, ये 10 साल इनकी हुकूमत होगी। आज मैं कहने पे मजबूर होता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर हमने अब सही मतलब मोदी साहब का मुकाबला नहीं किया तो ये 3.5 साल के बाद 5 साल और वो मैंडेट निकाल लेंगे और उसके बाद पता नहीं किसको कुर्सी पे बिठा के चले जाएंगे। अब हम सही तरीके से मोदी साहब का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हालांकि इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। फार्मर का इशू ले लीजिए, सबसे बड़ी आज चुनौती अगर मोदी साहब सामना कर रहे हैं तो ये फार्मर एजिटेशन का कर रहे हैं। इकोनॉमी की हालत देखिए, कोविड से पहले, मैं जानता हूं कोविड के बाद तो तहस नहस हुआ, हमारी इकोनॉमी हुई, लेकिन कोविड से पहले वो क्या कहते हैं डीमोनेटाइजेशन के नतायज वो बाद में सामने आए। इतने मुद्दे हैं, फिर ऐसा क्या है कि बीजेपी के खिलाफ कोई कहना नहीं? बीजेपी की मुखालफत बीजेपी की बी टीम भर के आप नहीं कर सकते हो। आप मानते हैं कि अब ये काम रीजनल पार्टीज कर सकती हैं क्योंकि सेंटर में अब मुखालिफ कोई रहा नहीं, कांग्रेस के पास इतनी सकत है नहीं। अब कांग्रेस में कम से कम इतना तो है कि वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऑपोजिशन में नहीं ना, कंफ्यूज नहीं है मतलब फिलहाल उनकी लीडरशिप के बारे में कि राहुल गांधी साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, पार्टी का स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनकी अंदरूनी बात है, लेकिन उस पर थोड़ा सा अभी कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। पॉलिसियों के बारे में वो कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान का जिक्र आता है तो एकदम से वो डर जाते हैं कि कहीं हमें ये ना हो जाए। यही मैं कह रहा हूं आपसे ना कि हम एक बार एजेंडा पकड़ लें, उसके बाद बीजेपी जो कहे ना कहे, हमें अगर हमें लगता है कि हम सही जगह हैं फिर हमें बदलना नहीं चाहिए। देखो आप दो स्टेज पे आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हो, एक रिलीजियस और एक मतलब हार्डकोर नेशनल सिक्योरिटी वाले पे नहीं कर सकते हो ना। अब ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में आप देखिए राइट विंग जो पार्टीज हैं, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, इन पे जो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो छोड़ दीजिए, मत करिए मुकाबला बीजेपी का मजहबी स्टेज पे, मुद्दे बदलिए, मत करिए मुकाबला उनका पाकिस्तान के स्टेज पे, क्योंकि जो अल्फाज वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे आप शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं उन पे करिए। मैं आपसे कह रहा हूं अगर हमें टारगेट करना है, हमें बीजेपी की पॉलिसीज, सोच को करना, उनकी सोच और उनके जो पिछले 6.5 साल के जो उनकी जो कार्रवाई रही है उसको, जब हम मोदी साहब को पर्सनली टारगेट करते हैं, मैं माफी चाहता हूं, हम उनको ज्यादा मजबूत करते हैं। माइनॉरिटीज की बात करें, मुल्क में मुसलमान उसमें एक बड़ी माइनॉरिटी है, किस हालत में देखते हैं आप, खासकर ये इस हुकूमत में? अब शायद इससे ज्यादा खराब उनकी हालत कभी नहीं रही होगी। जो खुल्लम खुल्ला आज उनको टारगेट किया जा रहा है, शायद ही कभी किसी हुकूमत में इस तरह हुआ हो। जो कानून लाए जा रहे हैं बिल्कुल मतलब किसी भी अदालत में उनको अपहोल्ड नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे रिलीजियस कन्वर्जन वाला, जनाब मैं किस मजहब को पकड़ूं इसका हुकूमत से क्या लेना देना, लेकिन आज कानून लाया जा रहा है कि मजहब बदलने के लिए मुझे डीसी से इजाजत लेनी होगी। अरे भाई डीसी कौन है ये फैसला करने के लिए कि मैं अल्लाह को मानूं या भगवान को मानूं, मैं किसके साथ शादी करूं, यह फैसला हुकूमत करेगी। यह फैसला पहले मैंने करना है, फिर मैंने अपने घर वालों को मुतमईन करना है। हुकूमत का तो सिर्फ रजिस्ट्री में रोल रहता है, लेकिन हां या ना में तो नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आज ये नए कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट में अगर किसी की सिटीजनशिप कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों की, सब जगह
यहां जम्मू कश्मीर की बात करें, रोशनी का जब केस आया अदालत में, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उस फैसले को अपोज नहीं किया बीजेपी के दबाव में आके, क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमानों ने रोशनी में सबसे ज्यादा फायदा लिया। जब नंबर सामने आए और यह पता चला कि रोशनी का फायदा अगर किसी ने लिया तो जम्मू के गरीब किसानों ने लिया, जिसमें अक्सर बेशतर हिंदू थे, फिर हुकूमत ने अचानक हाथ ऊपर किए और कहा कि रोशनी में जरा जल्दी से इस ऑर्डर में तब्दील करिए। अगर मुसलमानों ने रोशनी का फायदा लिया होता, हुकूमत ने कभी नहीं कहना था कि आप अपना फैसला बदल लीजिए। आप चाहते हैं कि रोशनी में बिल्कुल जैसे कोर्ट के अहकामात हुए उन्हीं के हिसाब से उस पर जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने घपले किए जहां घपला हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून गलत नहीं था। उमर साहब, फिर से इख्तिताम पे असेंबली इंतखाबात पे आऊंगा। आप कहते हैं कि फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही। आखिर क्या अलायंस जारी रहेगी? जब करेंगे तब बात करेंगे ना, क्या पता कौन जिंदा होगा उस वक्त। समझते हैं आप कि इतनी दूर इंतखाबात होंगे? मेरा अपना मानना है, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे नहीं लगता है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही असेंबली के इलेक्शन कराएंगे। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। तो बहुत दूर देखिए ना, अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम भी शुरू नहीं किया है। डिलिमिटेशन कमीशन को हर जिले में जाके वहां सर्वे करना होगा, लोगों के सजेशंस मांगने होंगे, फिर बैठ के उनको एनालिसिस करनी होगी, फिर उसका रिपोर्ट तैयार करना होगा, फिर रिपोर्ट को हुकूमत के सामने देना होगा। पता नहीं ये कोविड बीमारी से हम कब छुटकारा पाएंगे, कब वो आएंगे। आप चाहेंगे जल्दी हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है ना। अब अगर वक्त पे होने थे तो अभी तक इलेक्शन हो गए होते। आपके सामने तो एक बड़ी लड़ाई है। जब तक अब हमारी लड़ाई का असेंबली इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो लड़ेंगे। हम लड़ेंगे ना, हम अदालत में लड़ेंगे, हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हम कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में लड़ेंगे। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा जिस दिन असेंबली वापस आई उस दिन हम फिर बाकी चीजों को भी वहां ठीक कर लेंगे। लेकिन मैं उस असेंबली के इंतजार में नहीं बैठूंगा कि जब असेंबली आएगी तब हम अपने तमाम काम करेंगे। उससे पहले जो हमें लड़ाइयां लड़नी होंगी हम लड़ेंगे। अदालत की बात अलग। आपको लगता है कि जिन हालात में यहां पे हैं हम, जो आप कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, उसको खातिर में लाया जा रहा है? अब हमने तो लाया इस असेंबली, इस डीडीसी के इलेक्शन में हमने तो कोर्ट ऑफ पब्लिक की बात कर रहा हूं। क्या हुकूमत लाए ना लाए वो दूसरी बात है ना। आप घोड़े को पानी तक ले सकते हो, लेकिन जबरदस्ती घोड़े को पानी तो नहीं पिलवा सकते हो ना। अब हमने लोगों की राय जो है हुकूमत तक लाई, अब वो हुकूमत तक है कि वो इस पे कहां तक अमल करते हैं। काउंसिल्स कितनी बनेंगी देखते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, अपना मेजॉरिटी काउंसिल्स तो हमारी होंगी। शुक्रिया। ये थे उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्हें साबकोई से तकरीबन पूरे मसाइल पे बात की। शुक्रिया। टू मच दूसरे ज्वेलर्स जो वेट कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर